Hello students, I am Dhiru from Study Magic. Welcomes you. Today we will study the explanation of stanzas Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. In the earlier videos, we have seen the biography of the poet Thomas Gray, his full biography in which we have understood that why he has written this elegy, because his own life was inspired by it. He was very much inspired by the universal truth of death, that all are people mortal, that humans are mortal, we all are destined to death, and this is the only truth of life. Whether we are in village or we are in the cities around the world, we all have to die one day. This is the truth, and that's why a poet explains about the village area, their the churchyard, their graves of forefathers of the villagers, and then he comes to compare about the people who are rich and who are poor in the status. He compares in the status, then he compares many things we will understand in poem stanza wise. This is a short biography of him. Let us start. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd went slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinkling lull the distance fall. स्टैंजा में कर्फ्यू टोल्स का मतलब है रिंगिंग बेल्स. नेल का मतलब है वो स्पेसिफिक बेल जो किसी की डेथ पर बजाई जाती है. यहाँ पे पोएट इज सिटिंग इन द चर्च यार्ड एंड ही इज टेलिंग कि दिन ख़त्म होने वाला है और वो नेल का यूज़ कर रहा है एक सैड मोमेंट को बताने के लिए. द लोइंग हर्ड का मतलब होता है गायों का झुंड, एंड वो पास्चर में घूम रहा है. प्लाउमैन होमवर्ड प्लोट्स, प्लाउमैन अपने घर वापस जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है. एंड लीव्स द डार्कनेस टू वर्ड एंड टू मी, और वो डार्कनेस छोड़ता हुआ जा रहा है वर्ड के लिए भी और उसके लिए भी. तो इस फर्स्ट 4 लाइन्स में हमें एक ऐसे दृश्य का पता चलता है जिसमें एक सैड साउंड सुनाई देती है नेल की. बहुत ज़्यादा सैड इन्वायरमेंट है, टोन भी बहुत सैड है. और यहाँ पे एक विलेज साइड, कंट्री साइड दिखाई जाती है जिसमें कुछ गायें हैं जो घास खा रही हैं और मज़दूर अपने घर वापस जा रहे हैं और दिन ढल रहा है. And now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air is a solemn stillness hold. अब fades मतलब कुछ किसी का रंग फीका पड़ना. तो fades glimmering landscape का जो सनसेट है, सन क्योंकि सेट हो रहा है इसलिए यहाँ पे वो फेड बताया गया है, इसीलिए वहाँ डार्कनेस आ रही है. एंड ऑल द एयर अ सोलम स्टिलनेस, और एयर में एक तरीके की सीरियसनेस है क्योंकि एयर बहुत तरीके की एयर से हमें पता चल जाता है कि हम किस माहौल में हैं. बिकॉज ही इन द चर्च यार्ड एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टिलनेस वो बताता है. सेव दे वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, वहाँ पे बीटल व्हील कर रहा है मतलब वहाँ पे उड़ रहा है. एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट फोल्ड, एंड ड्राउजी टिंकलिंग
यहाँ पे टिंकलिंग जो साउंड है वो गायों के गले में पड़ने वाली घंटियों से है कि उसकी जो टिंकलिंग की आवाज़ आ रही है जब वो जा रहे हैं डिस्टेंट फॉल्स, वो जब वो दूर जा रहे हैं। इस स्टैंजा में हमें एक गांव का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें पोएट सब चीज़ डिस्क्राइब करता है, जो जो चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। दिन ढल रहा है, सब लोग अपने घर जा रहे हैं और अंधेरा छा रहा है। ग्रे इस स्टैंजा में हमें ये पूरा तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं, रिमाइंड करवाते हैं कि ह्यूमन इज़ मोर्टल। वो सब काम करता है, इतना ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक दिन उसे यहाँ से जाना होता है। Save that from yonder ivy metal tower, the moping owl does to the moon complain of such a wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reign beneath these rugged elms that you trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap. इस स्टैंजा में पोएट कुछ साउंड्स का यूज़ करता है, सैड साउंड्स का यूज़ करता है और ये बताना चाहता है कि ये जो वेयर द हीव्स द टर्फ, इस सेंटेंस को वो एक्सप्लेन करना चाहता है। मोपिंग आउल का यहाँ इसमें मतलब होता है कि हूटिंग आउल वो कंप्लेन कर रहा है टू द मून। यहाँ पे कंप्लेन से क्या मतलब होता है कि वो उसे सॉरो मूड में है, ठीक है। वो यहाँ पे अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहा है मॉर्नफुल आवाज़ों से। ऑफ सच अ वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसके कोई उसके सीक्रेट बावर पे, उसकी सीक्रेट जगह पे कोई इंसान आके खड़ा हुआ है या फिर कोई उसे देख रहा है, तो इसीलिए वो मॉर्नफुल आवाज़ें निकाल रहा है। तो वो कौन हो सकता है? इट मे बी अ पोएट। मोलेस्ट हर एंशियंट सोलिटरी रेन, सोलिटरी मतलब अकेला, ठीक है। मोलेस्ट हर सोलिटरी एंशियंट सोलिटरी रेन beneath those rugged elms and ye trees shade, उन rugged elms, उन trees के नीचे, उन young trees के नीचे, उन rugged trees के नीचे, उन shade के नीचे क्या है? Where heaves the turf in many a mouldering heap. Mouldering heap का मतलब होता है कि एक तरीके से जिस तरीके से एक कब्र होती है उठी हुई, वो मोल्ड की तरह होती है, वैसी वो हीप है। अब इसमें पोएट ने एक चीज़ करी है, उसे हम कहते हैं अ टाइप ऑफ डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब यहाँ पे कैसे है? ये जो सिंटेक्स है पूरा, वेयर हीव्स द टर्फ, ये ऐसा होना चाहिए था, वेयर द टर्फ हीव्स। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे मिट्टी पड़ी है, मतलब इट इज़ रिलेटेड विद लैंड, अर्थ एंड द डिग्ड वन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था वेयर द टर्फ हीव्स, ना कि द हीव्स द टर्फ। वो यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाह रहा है, दैट्स व्हाई ही हैज़ क्रिएटेड दिस एबनॉर्मलिटी। ऐसा इसलिए पोएट ने किया है, इस ऑर्डर को इन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे अर्थ इन्वर्ट हो जाती है, मतलब अर्थ को में डिस्ट्रप्शन किए जाते हैं जब किसी के लिए एक ग्रेव बनाई जाती है, तो जैसे अर्थ की मिट्टी को निकाला जाता है, वैसे ही सेम उसमें भी चेंजेस किए हैं, मतलब एक सिंटेक्स में चेंज किए हैं। द हीप्स ऑफ अर्थ सराउंडिंग द ग्रेव्स। अब अर्थ जो है मोल्डरिंग हीप का मतलब होता है कि वो सराउंड कर रहे हैं ग्रेव को, तो इसमें सेम वे में अर्थ को डिस्ट्रप्ट कर दिया जाता है, वैसे ही उसने इसको भी इन्वर्ट कर दिया है। इन सब लाइनों में पोएट खाली मोर्नफुल एटमॉस्फेयर बनाता है, मतलब वो डायरेक्टली काउंटर नहीं करता डेथ को, वो डायरेक्टली डेथ वर्ड यूज़ नहीं करता, फ्यूनरल वर्ड यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ एक एटमॉस्फेयर बनाता है। स्टैंजा 3 कहता है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट
The rude fathers of the hamlet sleep, the breezy call of incense breathing morn, the shallow twittering from the straw-built shed. इसमें each in his narrow cell. Narrow cell means हमें एक मठ होता है, मोनास्ट्री, उसकी याद आती है. उसमें सेल, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उसकी याद आती है नैरो सेल पढ़कर. तो इसमें कहा गया है कि ईच वन जो जा चुका है इस दुनिया से, वो एक नैरो सेल में लेटा हुआ है फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए. द रूड फादर्स, यहाँ पे 4 फादर्स को रूड बोला गया है. इसमें इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल 4 फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, मतलब पास ही के गांव से भी छोटे स्थान के. मतलब हैमलेट वो होता है जो गांव से भी छोटा होता है, और वो पास ही के हैमलेट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे सो रहे हैं. इसमें स्लीपिंग क्यों यूज़ करा गया है? बिकॉज यहाँ पे नैरो सेल एंड स्लीपिंग, क्योंकि स्लीप इज़ अ मेटाफर ऑफ डेथ. वो कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड है. स्लीप इज़ फॉर जस्ट 8 to 6 आवर्स, बट डेथ एक सदा के लिए स्लीप होती है जब इंसान रिएक्ट नहीं करता है. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, तो वो ब्रीजी कॉल मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और सब कुछ माहौल जो है बहुत ज़्यादा ही शोकपूर्ण हो चुका है. द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, सैलो मतलब एक तरह की चिड़िया होती है. ट्विटरिंग बोल रही है फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ट शेड, वो अपने घोंसले से. तो इस स्टैंजा में हम डायरेक्टली उनको पॉइंट करते हैं, उन लोगों को जो कब्रों में लेटे हुए हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में एटमॉस्फेयर बनता है, दूसरे स्टैंजा में डायरेक्टली पोएट पॉइंट करता है ग्रेव्स को. The cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed. From them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lips their sire's return, or climb his knees the envious guest share. अब वो जो लोग सो रहे हैं उनको कोई नहीं उठा सकता. यहाँ पे बताया गया कौन कौन नहीं उठा सकता. एक कॉक की बांग नहीं उठा सकती, कोई भी हॉर्न, ऐसा हॉर्न जो बार बार एको प्रोड्यूस करता हो, वो भी नहीं उठा सकता. ना ही उनके उस लोली बेड से, लोली बेड मतलब उनकी कब्रों से, प्लस उसमें उन वो परिस्थितियाँ भी हैं जो उन्होंने झेली थी, उन परिस्थितियों में को वापस कोई नहीं ला सकता. नो मोर फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ, उनके लिए अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा, मतलब उनके लिए खाना नहीं बनेगा. उनके हाउस वाइफ जो बिज़ी हाउस वाइफ हुआ करती थी, उनके लिए सजेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे. कोई चिल्ड्रन अपने फादर के रिटर्न पर भागता हुआ नहीं आएगा, और कोई भी पैरों पे से चढ़कर मतलब अपने फादर को लव नहीं करेगा. एंड एनवाइज्ड किस टू शेयर का मतलब ये है, यहाँ पे है जो फादर एक को लव करें तो दूसरा उससे एनवी करे. तो इस तरीके का कुछ नहीं होगा, क्योंकि दे आर डेड, वो एक फॉलो स्लीप में जा चुके हैं. एंड नो वन कैन मेक दैम अलाइव. तो यहाँ पे वो मोर्टेलिटी की वो सीमा बता रहे हैं कि एक इंसान इस जीवन में आता है, अपने सारे रोल प्ले करता है और फिर फॉरएवर के लिए चला जाता है. बस यही एक साइकिल है, और वो अपने बारे में भी बाद में बताएंगे. Off did the harvest to the sickle yield, their furrow of the stubborn glebe has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. और सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि जो प्लेजर्स वो नहीं पाएंगे, वो ये भी बताते हैं कि वो अब खेत में काम करने का प्लेजर भी नहीं कर सकते. वो उस ज़मीन को, स्टबन ज़मीन को अब वो नहीं तोड़ पाएंगे, वो अब खुश नहीं हो पाएंगे अब घर लौटते हुए. वो अब मतलब वो उन सारे प्लेजर्स को बताते हैं जो वो पहले इंजॉय करते थे. ठीक है, पोएट रिमाइंड करवाता है
कि वो सारे प्लेजर्स अब वो इन्जॉय नहीं कर सकते। पीछे की लाइनों में पोएट ने बहुत अच्छे से बताया था कि मैन, और इन लाइंस में पोएट अच्छे से बताता है मैन और नेचर का बॉन्ड। यहाँ पे जो हमने देखा मैन और नेचर का बॉन्ड, ये रोमांटिक एटीट्यूड है एक तरीके का, क्योंकि ह्यूमन इज़ वेरी कनेक्टेड विद नेचर। नेक्स्ट लाइंस में हम देखते हैं पोएट कॉशन देता है उन लोगों को जो एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही अपने गर्व में रहते हैं, कि वो उन लोगों का मजाक ना उड़ाएं। सो लेट्स रीड, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सकर, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ere gave awaits alike the inevitable hour. इस स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करता है, उन लोगों को कॉशियस करता है जो कि एम्बिशियस हैं, मतलब सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है रिच बनना, पैसा कमाना, दूसरों को नहीं देखना। तो वो उनकी जो विलेजर्स हैं उनकी टॉयल पर, उनके हार्ड वर्क पर वो हंसे ना, और रीडर्स को भी कॉशियस करता है कि यू शुड ऑल्सो बी वेरी मच अंडरस्टैंड दैट डेस्टिनी ऑब्सकर, उनकी अनिश्चित डेस्टिनी पर, उनके बारे में ना ज़्यादा हिस्ट्री लिखी गई होंगी, तो उस पर हमें वो नहीं करना चाहिए एक तरीके से, मतलब उनकी हिस्ट्रीज़ को वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए होंगे तो उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ डिसडेनफुल स्माइल, ठीक है, तो उन पर हंसना नहीं चाहिए। और जो लोग अब डींगे हाँकते हैं, पॉम्प ऑफ पावर, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, तो सबको एक दिन इनएविटेबल आवर में जाना होगा, डेथ में जाना होगा। वो बताते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ रिचनेस, सो मच ग्रैंड्योर, सो मच wealth, all have to go in one area which is called a yard, graveyard. The paths of glory lead but to grave, nor you a proud impute to these the fault. If memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn asile and fretted vault. पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू ग्रेव, मतलब कितना भी इंसान रिच हो, कितना भी ग्लोरियस हो, वो सब एक दिन ग्रेव पर ही जाता है। अपनी ग्रेव उसे सिर्फ लास्ट में 2 गज ज़मीन ही मिलती है, चाहे वो कितना ही ज़मींदार क्यों ना हो। तो इस स्टेंजा में है पोएट हमें मोर्टैलिटी का रिमाइंडर बताना चाह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ सोशल पोजीशन, ब्यूटी चाहे कितना ही ब्यूटीफुल हो, वेल्दी हो, ऑल मस्ट इवेंचुअली डाई, सब लोग एक दिन मरेंगे, सबको जाना होगा इस दुनिया से। पोएट बार बार रीडर को मतलब कॉशियस करता है, क्योंकि वो एक तरीके से ये बताना चाह रहा है कि वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द पुअर, हमें पुअर को नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। फॉर हैविंग मोडेस्ट और सिंपल ग्रेव्स, मतलब सिंपल एक छोटी सी और विदाउट एनी ट्रॉफीज़, विदाउट एनी इलेबोरेट स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा इलेबोरेट स्ट्रक्चर के बिना अगर ग्रेव है तो उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इट्स वेरी सिंपल। एंड मोreover that the elaborate memorials that adorn the graves of the proud are somehow excessive, मतलब elaborate memorials होते हैं उन पर वो जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। बिकॉज अ पर्सन इज़ लाइंग इन द ग्रेव, ही इज़ अनअवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर केप्ट आउटसाइड इट, सो उसमें कोई मतलब नहीं है। और विलेजर्स के तरफ से
उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम हु आर नॉट हैविंग वेरी इलेबोरेट स्ट्रक्चर। मीनिंग है, एक है कि जो डिज़ाइन होता है कैथेड्रल सीलिंग पर, कैथेड्रल चर्च होता है उसके सीलिंग पर, और दूसरा होता है ट्रबलसम अबाउट extravagant memorials of the wealthy, कि someone is fretted of wealthy memorials, मतलब उनके memorials से extravagant उससे fretted है। तो यहाँ पे पोएट सीधे सीधे कहता है कि अगर उनकी टूम सिंपल है ऑल राइट, क्योंकि वी हैव सीन मौजोलियम होते हैं, टूम होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट स्ट्रक्चर रखती है, जैसे हम हुमायूं टूम देख सकते हैं, और सभी राजाओं की टूम होती है, बहुत एलैबोरेट स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है। सो वो ये बताता है कि ये बहुत ग्रैंडियर वाला था, लेकिन अगर सिंपल सी भी टूम है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेल्दी और एनीथिंग। The pealing anthem swells a note of praise, can storied, earned, or animated bust back to its mansion call the fleeting breath, can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull, cold ear of dead? Perhaps in this neglected spot is laid. इस स्टैंजा में पोएट ये ऑब्जर्व करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डेड को, जो चला गया है, उसे वापस लेके आ सकता है लाइफ में। सारे एडवांटेज ऑफ बीइंग वेल्दी, हेल्दी, हैविंग, मतलब लाइफ के अंदर सब कुछ यूजलेस हो जाता है इन द फेस ऑफ डेथ, जब कोई इंसान डेथ के फेस में होता है। नीदर इलेबोरेट फ्यूनरल मॉन्यूमेंट्स, मतलब कुछ भी कर लीजिए, एक बहुत बड़ा सा मॉन्यूमेंट बना लीजिए, फ्यूनरल मॉन्यूमेंट, कोई भी इम्प्रेसिव ऑनर दे दीजिए, वो कुछ भी उस इंसान को दोबारा से वापस ज़िंदगी में नहीं ला सकता। उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए, तब भी वो नहीं ला सकता। ये पोएट इसमें कहता है। ना ही चापलूसी काम करती है डेथ के माइंड के आगे। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ करा गया है क्योंकि यहाँ पे डेथ का माइंड बताया गया है। ही इज़ डायरेक्टली सेइंग कि मृत्यु का जो मन है उसे किसी भी तरीके से ललचाया नहीं जा सकता। दैट्स इट फ्रेंड्स। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन एलिजी की हो चुकी है और ये इसका पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिजी के और भी स्टैंजाज लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि थॉमस ग्रे क्या कहना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।